नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि पीजीटी का है। और एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो एग्ज़ाम जो हुआ था 15/12/2023 को हुआ था। अर्थशास्त्र का पेपर है और आप सभी को पता होगा कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें 60 मार्क्स आपके जनरल पेपर के होते हैं और 90 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो इसमें जो जनरल पेपर है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे और जो आपके जो 90 मार्क्स के सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखो, इसमें आपको पूछा गया है कि आर्टिकल चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड बी का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें देखना है आपको देयर आर 30 और 31 डेज इन अ मंथ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर है, ए होगा जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखो, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? एन इंजीनियर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एन इंजीनियर। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम। तो बेडरूम का कौन सा इसमें पार्ट है? पिलो भी होता है, टेबल लैम्प भी होता है, कर्टेंस भी होता है। कर्टेंस मतलब पर्दा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें मोर ऑफ द कौन सा हो जाएगा? तो ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी, मोर ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम। मतलब इसमें से कौन एक पार्ट रूम का एक पार्ट है? तो विंडो भी है, सीलिंग भी है, फ्लोर भी है। तो इसमें भी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला देखो, रेनी सीजन कम्स बिफोर। रेनी सीजन जो होता है विंटर, स्प्रिंग, समर। तो हालांकि इसमें से नन ऑफ द एबव होगा कि किससे पहले आता है, इसमें पूछा गया है। हम देखो यहाँ पर रेनी सीजन की बात करते हैं तो स्प्रिंग सीजन है जो कि फरवरी मार्च में आता है, वसंत ऋतु जिसे बोलते हैं, वसंत ऋतु बोलते हैं। उसके बाद समर सीजन है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है वो रेनी मतलब जो वर्षा ऋतु होता है। ठीक है, कब आता है? ऑटम सीजन से पहले आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है कि नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। 8 मंथ कौन सा होता है आपका? जुलाई होता है? नहीं। सितंबर? नहीं। अक्टूबर? नहीं। अगस्त होता है, तो इसमें से कोई नहीं है, तो नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिस्टर इन लॉ इज हस्बैंड, सिस्टर, वाइफ, सिस्टर्स, ब्रदर्स, वाइफ। तो इन तीन ये सभी होते हैं हमारे मोर देन वन ऑफ द एबव राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हम सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, इन लॉ, वो हम हस्बैंड के सिस्टर को भी बोलते हैं, वाइफ की सिस्टर को भी बोलते हैं और ब्रदर की सिस्टर को, भाभी को भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखो, कजन्स आर मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग्स। तो इसमें से मैटरनल भी होगा, पैटर्नल भी हो सकता है, सिबलिंग्स नहीं होंगे, सिबलिंग्स तो अपन पता जाते हैं। तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका भी राइट आंसर होगा डी। तो यहाँ पर आप देख लो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि आप वो मेरे चचेरा का भाई भी होता है, मैटरनल भी हो जाएगा और पैटर्नल भी हो जाएगा आपको। ठीक है, पैटर्नल भी। ऑप्शन अगला देखते हैं हम, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब देखो, ये जो अगला जो क्वेश्चन अब हमारा यहाँ से बनना शुरू हुआ, हालांकि जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे, हिंदी का नो चांदी शब्द। अब देखो यहाँ हालांकि ना कम ही इसमें पूछे गए इंग्लिश के,
चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब देखो चांदी की बात पूछा गया तो चांदी में द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपका? द्रव्यवाचक। चांदी कौन सा द्रव्यवाचक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? तो एक वचन जो हम बात करते हैं तो एक वचन इसमें छाया है, ऑप्शन नंबर बी। हस्ताक्षर और आंसू हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर आप अगला आप देख भी सकते हो कि जो छाया है एक वचन है, जबकि हस्ताक्षर और आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला देखते हैं हम, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद? त्र के पश्चात नहीं, त्र छ त्र, तो छ के बाद आता है त्र, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ज्ञ के बाद नहीं, क के पश्चात, हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखो, इसमें देखो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अब देखो, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, मतलब जिसकी पुस्तक है संबंधवाचक, यहाँ पे संबंध की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संबंधवाचक मतलब किसकी पुस्तक है? जिसकी पुस्तक है, मतलब पुस्तक का संबंध पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखो, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है विशेषण का असर्वनामिक विशेषण, असर्वनामिक विशेषण ये भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखो, यहाँ पे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द, विभक्ति, लगान, विभत्स, लगाम, आगामी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। हालांकि इसमें तीनों जो वर्तनी है सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देख लो, क्षत्रिय, उज्ज्वल, क्षत्रिय इसमें शुद्ध वर्तनी वाला, उज्ज्वल भी यहाँ पे गलत है। उज्ज्वल का कैसे होता है? जजस व संदुक, ऐसे होता है उज्ज्वल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम की बात करते हैं, जो संस्कृत का मूल शब्द होता है तत्सम बोलते हैं। तद्भव, जो संस्कृत के तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। तो स्नेह है, स्नेह यहाँ पे तत्सम शब्द है। घर का क्या बोलते हैं? कुटी बोलेंगे हम, गृह बोलेंगे। ठीक है, गृह बोलेंगे, वहाँ तत्सम हो जाएगा। छेद, छेद तद्भव है, यहाँ पे इसका होगा छिद्र तत्सम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द की जब हम बात करते हैं तो बाघ, परीक्षा, चाय, चाय जो है हमारा विदेशी शब्द है, यह चीनी भाषा से हिंदी में आया है, जबकि बाघ तद्भव है और परीक्षा तत्सम है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? जिसके खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ कहा जाता है, और जिसके खंड हो जाए उसे क्या कहा जाता है? यौगिक। और जो ऐसे वर्ड होते, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपना साधारण अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे पंकज हो गया, पंकज मतलब कमल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तो इसमें कौन सा आपका ए राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं, देखो जिसके खंड टुकड़े नहीं होते उसमें नाक, कान, गला, ये सब आप इसके खंड नहीं कर सकते, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाता है। वही हम बात करते हैं, जिसके खंड सार्थक हो उसे यौगिक कहा जाता है। ऐसे में कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे में यौगिक, जैसे हम बोले यथाशक्ति, कर्म योगी, इनके खंड हम कर सकते हैं। ठीक है, वही हम बात करें जो योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, जैसे लंबोदर, पंकज, ये सब क्या है आपका? योग रूढ़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? जिसमें क्रिया का कर्म मतलब जिसमें कोई अकर्मक
क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसमें क्रिया का फल कर्ता कर्म पर पड़े, बी। हालांकि जिसमें ऑब्जेक्ट होना उसे कर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें कर्म हो ही ना, ठीक है। जिसमें कर्म हो जैसे कर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें कर्म ना हो, जैसे बालिका लजाती है, तब इसमें कर्म है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, देखो बालिका लजाती है वाक्य में अकर्मक क्रिया है, जबकि उसे मत लजाओ सेवक नदी से गागर भरता है सकर्मक क्रिया है। इन जिन क्रियाओं का व्यापार या फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब जिसका फल कर्ता पर पड़े उसे हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे सकर्मक अकर्मक क्रिया कहा जाता है, सॉरी सकर्मक बोल देता हूँ। और जिस कर्म का कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो, जिसके साथ कर्म की भावना वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसे सकर्मक क्रिया कहता है, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो ये मैंने पहले ही बोला था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज पूछा गया है, आवारा, भौरा, परवल। तो परवल जो है इसमें देशज शब्द है, जबकि भौरा तद्भव है और आवारा फारसी भाषा का शब्द है आवारा। ऑप्शन नंबर सी देशज कौन सा है, परवल है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द की बात करते हैं तो डी। उपयुक्त में से रूढ़ मतलब जिसके खंड टुकड़े नहीं किया जा सकता उसे रूढ़ बोलते हैं। तो यहाँ पर लकड़ी है, जलधारा को तो कर सकते हैं, महर्षि तो हमारा अलग ही हो गया, जो ऋषि। लकड़ी रूट शब्द नहीं है, जबकि उपयुक्त में सबकी लकड़ी रूट शब्द है। लकड़ी को हम खंड टुकड़े नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाए, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी। खारिज किस भाषा का शब्द है। खारिज अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ पे देखो, खारिज जो है अरबी भाषा है। अरबी में कुछ और भी यहाँ पे वर्ड है, जैसे अदा, अमीर, अजायब, अक्ल, आखिर, ये सब अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद हम देखते हैं फारसी भाषा का शब्द अफसोस, आबरू, आराम, आवारा, आफत, ठीक है। तो ये जितने भी आ से है, हालांकि ना इसमें भी आ से है, अमीर है, अमीर, अजायब है, लेकिन अफसोस, आबरू, आराम, आवारा, आफत ये फारसी है, ठीक है। तुर्की की बात करते हैं तो उर्दू, कालीन, कैंची, कुली, सुराग, ये सभी क्या है, तुर्की शब्द है। अगला देखते हैं, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें कौन सा एक शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर देख लो, और भी है, महामती। हालांकि ना इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। विकल्पगत अशुद्ध और शुद्ध युग्मों में सभी युग्म शुद्ध है, इसमें से कोई उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब देखो, उसका भविष्य उज्जवल है, उज्जवल का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है, उज्जवल का यही शुद्ध वर्तनी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। कर्सर कहा जाता है, जो आप देखते होंगे कंप्यूटर पे इधर से उधर ले जाते हैं, कर्सर है। अब है यहाँ पे देखते हैं, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। कुरुक्षेत्र का जो लेखक है उसका नाम है यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, देखो रेणुका, हुंकार, स्मृति, उर्वशी, ये आदि दिनकर के रचनाएं हैं। अब यहाँ पर अयोध्या सिंह के देख लो, जो अयोध्या सिंह के हैं, प्रियवास,
पारिजात, वैदेही, वनवास, प्रेम, प्रपंच, अयोध्या सिंह की पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वर्णाष्टक, भारत गीत, गुणवंत, हेमंत आदि श्रीधर पाठक के, और रंग में भंग, जयद्रथ, वध, किसान, साकेत, भारत भारती, यशोधरा मैथिली चरण की गुप्त की रचनाएं हैं। मैथिली चरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसोदा हरि पालनै झुलावे, हल रावे दुलराई, मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो ये काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? इस जो उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है इसमें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वात्सल्य रस में इसमें कहा गया है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़ के बता रहे हैं। देखो यहाँ पे है, इसका जो वात्सल्य रस है, इसका अस्थायी स्वभाव वात्सलता, मतलब माता का पुत्र के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, उसे ही वात्सल्य रस कहा जाता है। तो इसमें वात्सल्य रस बोला गया है आपका। देखो एक बार और पढ़ते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, मतलब जो जसोदा है वो कृष्ण को क्या कर रही है? पालने में झुला रही है। ठीक है, तो यही है थोड़ा सा, आप इसको देख लेना। अगला देखते हैं हम। हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो हिंदी भाषा के जो उद्भव का काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी और दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। तो इसमें कहा गया है क्या? धीरोदात्त कहा गया, धीरोदात्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं, अविकारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अविकारी। अवयव 4 प्रकार के होते हैं। इसमें है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो पार्ट 2 है, अभी तक ये पार्ट 1 था, इसमें भी आपके देखो जो 60 मार्क्स होते हैं पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 जो आपका 30 मार्क्स का, जिसमें आपके इंग्लिश थे और उसके बाद हिंदी। ठीक है, पार्ट 2 में देखो जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज में इसमें मैथ है और देखेंगे आगे क्या क्या है। ठीक है, देखो मैथ का आपका जो क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है, तो हॉल की ऊंचाई। देखो हम यहाँ पे बोला गया आयताकार हॉल की फर्श की परिधि, इसकी परिधि कितनी हो गई? ये आयताकार फर्श है, मान लेते हैं ये हमारा आयताकार फर्श है, इसकी परिधि क्या होता है? 2L + B। ठीक है, परिधि कितनी? 250, यहाँ पे 250। ठीक है, अगला देखो। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत, चारों दीवारों का अगर हम बात करते तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? 15,000 रुपये हैं। तो 15,000 रुपये हैं, 10 प्रति वर्ग किलोमीटर से हैं। 10 प्रति वर्ग किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा कितना आएगा? 1500 है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला की जब बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2L + B H = 1500 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ पे देखो 2LB लिखा हुआ है, LB कितना है यहाँ पर? 250, H = 1500। अब H बराबर 1500 बाई 250,
यहाँ पे ये 0 से ये 0 गया। अब 25 चौका 100 और 6, हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, हॉल की ऊंचाई 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे भी वही है, देखो आपको यहाँ पे आयताकार हॉल की परिमाप इतनी है 250, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला हो गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 12b प्लस ये, ठीक है, 6 मीटर। अगला देखते हैं हम। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। और अगला जो पूछा गया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, सत्य नहीं है पूछा गया है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये सत्य नहीं है। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता प्रत्येक पूर्णांक। हालांकि ना इसके लिए आपको ये यहाँ पे एक ये आपका डायग्राम है, इसको याद रखना पड़ेगा। जितने भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इस डायग्राम को आपको याद रखना तभी बनेगा। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण है नहीं, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए बी गलत हो गया यहाँ पे, तो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे औसत संख्या का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे औसत की संख्या इसमें हम देखोगे, जैसे आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो माना कि जो 7 संख्या है, तो एक हो जाएगा आपका x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, 6, सभी को ऐड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 से आप डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। 20 आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे बोला गया कि सभी का औसत कितना है, 20 है, तो सभी संख्या का औसत यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पे निकालोगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 21, और यहाँ पे 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 17 अगर x पर आ गया तो x प्लस 6 करोगे तो 17 प्लस 6 23 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है, 23। अगला देख लेते हैं हम। अब देखो समीकरण ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो यहाँ पे विभक्तर यहाँ पे लिखा गया विविक्तर, डी डेफिलेटर जिसको बोलते हैं, डिफलेटर ग्रेटर देन 0 होगा तब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो। चलो यहाँ मैं सॉल्व करके बताऊँ तब समझ में आएगा अच्छे से। देखो अब यहाँ पे है ना, अब इसका देखो यहाँ आप समझोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, इसको सॉल्व करोगे सिंपल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, मोहन है 25 दिनों में एक काम कर सकता है, जिसे सोहन है 20 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं। अब देखो इसका एफिशिएंसी हम बात पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 25 और 20 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 25 दोनों 50, हालांकि 100 होगा। 100 अगर यहाँ पर निकालते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी 5 एच की। अब दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो 4 और 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 9 बचे 45 माइनस कर दो, कितना बचा 55। अब जब 55 काम बचा, टोटल काम है 45 हमने माइनस कर दिया 5 दिन काम करने के बाद, 55 बचा। और 55 को उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, मतलब मोहन काम नहीं करेगा, बचेगा कौन, सोहन। केवल शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, तो 5 की एफिशिएंसी से सोहन काम करेगा। और जब सोहन काम करेगा 5 की एफिशिएंसी तो कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में। 55
तो शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगा? 11 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब यही देखो आपको यहाँ पे कैसे बनाया गया। हालांकि देखो यहाँ पे मोहन 1 दिन का कार्य 1/25, सोहन का 1/25, तो ऐसे करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, सिंपल वे में बना सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 30 है, ए प्लस बी 15 है, देन अगर हमारा ए प्लस बी 15 है तो ए अगर 10 है और बी कितना है? 5, बी 5 है, तब तो 15 हुआ। अब यहाँ पे देखो y, तो यहाँ पे 30 है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ये। नहीं, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे ए अगर हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 75 हो गया। और क्या कर सकते हो? अगर ये 7 है और ये 6 है, ये भी तो कर सकते हैं ना। अगर मानते ये 7 है और ये 6 है तो 7×7 = 49। अगला कौन होगा? 7×7 = 49 36, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे? जो 5 3 और 13, तो x इज लेसर देन y, y से यदि a इक्वल टू b तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर a ग्रेटर देन b है तो a ग्रेटर देन b, तो बात तो सही है। a अगर बड़ा है तो x छोटा है y से, x छोटा है y से, हो सकता है छोटा। a ग्रेटर देन b, x छोटा है y से यदि a ग्रेटर देन b है, तो 36 x छोटा है y से। यहाँ पे अगर y अगर हम मान लेते हैं a ग्रेटर देन b है तो y बड़ा है x से, y बड़ा है x से, ये तो है y बड़ा है x से। हाँ, देखो यहाँ पे a x प्लस b a माइनस b, अगर a यहाँ पे 15 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 30, a प्लस बी बराबर 15, तो यहाँ पे ठीक तो है, एक्स वाई है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू बी करेंगे तो x y से छोटा होगा, y x से बड़ा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें है यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्राय, तो 53 रविवार है। देखो किसी भी गैर लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में कितने 52 रविवार होते हैं। तो अगर 52 रविवार है
तो अगर लीप वर्ष नहीं है तो लीप ईयर नहीं है तो 52 हो गए, 52 प्लस 1 दिन होते हैं, एक दिन, ठीक है। 52 सप्ताह मतलब 52 रविवार होंगे और एक आपका एक दिन हो रहा है, एक और रविवार होगा, तो एक रविवार और होने की प्रायिकता क्या होगी, 53 रविवार होने की प्रायिकता, मतलब 1/7 राइट आंसर होगा आपका, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे देख लो आप, देखो यहाँ पे लिखा है एक गैर लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 में 52 इतना, मतलब एक गैर लीप वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो 53 रविवार या एक दिन होने की प्रायिकता 1/7 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 7 का पावर जो है 12x + 6 है, इक्वल टू 49 का पावर 3x + 12 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 तो रहेगा ही, इसको 7 के पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3x + 12, ये हो जाएगा, ये 12x + 6 है। अब इसको देखो, यहाँ पे हम 12, तो अब क्या करोगे, 12x तो ये रहेगा प्लस 6 है, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 3 दूना 6x प्लस 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, 6x को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 6x, और 6 को इधर ले जाओगे तो 6 18 बचेगा, x बराबर 18/6, काटोगे 3 आएगा, ठीक है। कितना हो गया, x बराबर 3 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ भी वो ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर देखो मायोपिया एक वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता, मतलब मायोपिया मतलब दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, ठीक है, तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। जिसमें दूर की जिसमें दूर की वस्तु साफ रूप से नहीं दिखाई तो उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता शब्द का शब्द रूप किसे संदर्भित है, तो अनुवांशिकता जो है अनुवांशिकी जेनेटिक्स से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो अनुवांशिकता की जब हम बात करते हैं तो अनुवांशिकता ऐसा लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, और इन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पे, तो इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत क्यों चढ़ी होती है, जिंक की क्यों नहीं, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है इसलिए, ठीक है। यहाँ देखो, क्योंकि जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है, तो क्योंकि वो भोजन से के अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करके पदार्थ को जहरीला बना देता है, जबकि टीन कप से कम प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए हम टीन की परत चढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण, अपचयन या जलीय विश्लेषण, तो अवकरण है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर अवकरण नहीं, अपचयन रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अपचयन और उपचयन कहा जाता है,
इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। वही जलीय अपचयन ऑक्सीजन बनने में क्रिया किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित होती है? तो वर्ड पर इंच, स्ट्राइक, डॉट पर इंच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। ट्रैकोमा फेफड़ा कान से तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ट्रैकोमा जो आँखों से संबंधित रोग है, इसमें क्या होता है, क्लैमाइडी या ट्रैकोमेटिक्स नामक जीवाणु से होता है। ये वहाँ पर पनपती है ये बीमारी जहाँ पर जलभाव, अस्वच्छता, मक्खियों का प्रकोप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर। अंतरिक्ष जो रॉकेट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, ये हमारा तृतीय नियम है न्यूटन का। जैसे कि रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाली गोली से पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हट जाना, ये सब तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रासायनिक गुणों का अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण, तो इसमें कौन सा होगा? न्यूट्रॉन ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतरिम संस्करण में ट्विटर को एक प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो मार्टिन ग्रासर। मार्टिन ग्रासर ही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, मार्टिन ग्रासर। अगला यहाँ देखते हैं मार्टिन ग्रासर के बारे में। देखो, ट्विटर का प्रतिष्ठित ब्लू बर्ड के डिजाइनर जो मार्टिन ग्रासर को माना जाता है, इन्होंने लोगो को 2012 में बनाया था और जो बर्ड का नाम था कैरी टी बर्ड था, जो कि अमेरिका के बोस्टन अमेरिका से संबंधित है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की बिक्री के बाद ये नए मालिक एलन मस्क ने इनका लोगो बदलकर एक्स कर दिया। अब जो ट्विटर का जो लोगो है वो एक्स हो गया। ब्लू बर्ड भी उसे कहा जाता है, ब्लू बर्ड डिजाइनर। ठीक है, कौन थे? मार्टिन ग्रासर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो ओपनहाइमर के जो निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ओपनहाइमर जो यहाँ पे फिल्म है, ये एक भौतिक वैज्ञानिक ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर सहयोग कर परमाणु बम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? क्रिस्टोफर नोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेल के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय का कारण अपना नाम वापस ले लिया? तो यहाँ पे है विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं यहाँ के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं। हाल ही में जो भी विपक्षी राजनीतिक दलों का गठन किया गया है, इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया आपसे, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंड मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया, तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? वेलकम बडी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का क्या नाम
नाम लिखिए। तो यहाँ पे नाम पूछा गया है, बी राइट आंसर है, यांग सांकुंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? लियो वराडकर। देखो, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो अफ्रीकी संघ का यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है आपसे। यहाँ पे अजाली असोमानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफी इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया, देखो, महान मैदान का जो भाग है 43% है, क्षेत्रीय ऊंच भूमि 10% है, पहाड़ी 18% है, ऊंचे पर्वत 10%, 10.6% है। हालांकि इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख, इसमें कौन सा इसको आपको बताना है? जास्कर, काराकोरम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, पहला जो हमारा है इसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अधिकांश जो चक्रवात की उत्पन्न होती है यहाँ पे, हालांकि इसमें दिखा नहीं गया, नन ऑफ दी एबव होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अधिकांश जो होते हैं 8 डिग्री से लेकर 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर माह, नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयी क्षेत्र। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि देखो, भूस्खलन क्षेत्र में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वतमाला के रूप से आते हैं, पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो यहाँ पे है कोरोमंडल जो तट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें है, तो इससे क्या होता है? गली कटाव। हालांकि गली कटाव ही होता है। ऑप्शन नंबर ए गली कटाव। देखो, निम्नलिखित में से, हालांकि इसमें 60 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पे ही होगा। कोरोमंडल नहीं, मालाबार तट पे हालांकि होता है अक्टूबर से, हालांकि अक्टूबर नवंबर में, तो कोरोमंडल तट पे होता है क्योंकि लौटता हुआ मानसून ऑप्शन कोरोमंडल तट से टकराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, बागवानी हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फूलों की जो खेती है फ्लोरिकल्चर, रेशम की जो कीट पालन है सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मछली पालन पीसीकल्चर, फलों की पोमोकल्चर। अगला देखो,
1857 की जो क्रांति, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान आगरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह है हमारे आरा के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कुंवर सिंह, जो गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते हैं। अगला देखते हैं हम, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो विभाजन हो गया था। हालांकि जो घोषणा की गई थी 15 जुलाई को की गई थी, 15 जुलाई 1905 को। अगला देखते हैं हम, बम्बई के कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। अब यहाँ पे है बांटो और राज करो, बांटो और राज करो पॉलिसी, डिवाइड, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 को हुई थी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राममोहन राय ने नवीन शिक्षा इन थे। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए एक नारा दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संवाद में भाग लिया था। उपयुक्त में से सभी इसमें राइट आंसर है, मोर देन वन ऑफ द अबव, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो इसमें दादा भाई नौरोजी जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा था? तो गुलामी का चार्टर किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हसरत मोहिनी। तो इसमें जो गुलामी, इसमें किसी ने नहीं कहा था। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ई राइट आंसर है। हालांकि ना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसलिए ई राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा गया था दास्ता गुलामी का चार्टर कहा था। इसके साथ इन्होंने एक कार जिसमें ब्रेक तो नहीं है पर इंजन, जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। ठीक है, जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सराहा हुआ मूल रूप से बुरा का पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था, और इसी एक्ट के द्वारा म्यांमार को, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। तो हमारा ये जितने भी क्वेश्चन थे 70 के करीब पूरे कंप्लीट हो गए। हालांकि जो 60 क्वेश्चन नहीं है इसमें, 70 जो क्वेश्चन है आपके वो जनरल पार्ट के क्वेश्चन है, और 80 है। 70 के बाद कितने बच गए? 80। ठीक है, 80 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं गलत बोल दिया था उस समय। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इकोनॉमिक्स का होगा। तो आज वीडियो में इतना ही।